क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में आने वाला कोई बड़ा बदलाव महादशा शुरू होने से पहले ही दिखाई देने लगे? ज़रा सोचिए, नई महादशा अभी शुरू भी नहीं हुई, लेकिन उसके संकेत जीवन में दिखाई देने लगे। क्या यह संभव है? अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहीं से एक सामान्य विद्यार्थी और एक अनुभवी ज्योतिष के बीच का अंतर शुरू हो जाता है। सामान्य विद्यार्थी सिर्फ वर्तमान को देखता है, लेकिन अनुभवी ज्योतिषी आने वाले समय की आहट को भी महसूस करने लगता है। पिछले एपिसोड को जरा याद कीजिए। हमने जीवन में आने वाले बदलावों के 7 संकेतों की बात की थी, लेकिन अंत में एक सवाल बच गया था। वे संकेत कुंडली में दिखाई कहाँ देते हैं? आखिर ऐसा क्या है जिसे देखकर हम समझ सकते हैं कि जीवन का अगला अध्याय धीरे धीरे शुरू होने वाला है? आज से हम ऐसे ही 5 महत्वपूर्ण गणितीय संकेतों की यात्रा शुरू कर रहे हैं। और पहला संकेत बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सामान्य भ्रम को दूर कर लेते हैं। अधिकांश विद्यार्थी सोचते हैं कि महादशा परिवर्तन बिल्कुल बिजली के स्विच की तरह होता है। आज पुरानी महादशा समाप्त हुई और कल नई महादशा शुरू होगी और जीवन बदल गया। सुनने में यह बात बहुत आसान लगती है, लेकिन व्यवहारिक ज्योतिष में अक्सर ऐसा नहीं होता। समय अपना रंग धीरे धीरे बदलता है और यही कारण है कि अनुभवी ज्योतिषी केवल वर्तमान महादशा नहीं देखते, वे ये भी देखते हैं कि आगे कौन सी महादशा आने वाली है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, अगर नई महादशा अभी शुरू ही नहीं हुई तो उसके संकेत कैसे दिखाई दे सकते हैं? सवाल बहुत अच्छा है और इसका उत्तर समझने के लिए हमें एक मूल सिद्धांत को समझना होगा। महादशा केवल एक समय नहीं है, महादशा जीवन का एक विषय भी है, बहुत महत्वपूर्ण विषय। हर ग्रह अपने साथ में कुछ विशेष अनुभव लेकर आता है, कुछ विशेष घटनाएं लेकर आता है, कुछ विशेष प्राथमिकताएं लेकर आता है और कुछ विशेष मानसिकताएं लेकर आता है। यही कारण है कि जब महादशा परिवर्तन का समय करीब आता है तो कई बार उस ग्रह से जुड़े विषय धीरे धीरे जीवन में। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की केतु की महादशा अपने अंतिम चरण में चल रही है और लगभग 1 वर्ष के बाद शुक्र की महादशा शुरू होने वाली है। अब एक सामान्य विद्यार्थी क्या देखेगा? वह कहेगा अभी केतु की महादशा चल रही है बस। लेकिन अनुभवी ज्योतिषी यहाँ एक और सवाल पूछता है, क्या जीवन में केवल केतु ही दिखाई दे रहा है या आने वाला शुक्र भी धीरे धीरे अपनी उपस्थिति दर्ज कराना शुरू कर चुका है? अब पहले केतु को समझते हैं। केतु का स्वभाव क्या है? अक्सर केतु व्यक्ति को भीतर की ओर लेके जाता है। वह व्यक्ति को सोचने पर मजबूर करता है। कई बार व्यक्ति पुरानी चीजों से ऊबने लगता है, पुराने लक्ष्य आकर्षित नहीं करते, पुरानी पहचान टूटती हुई महसूस होने लगती है और हमारे जीवन के गहरे सवाल उठने लगते हैं। मैं कौन हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे आगे कहाँ जाना है? ऐसे प्रश्न मन में आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहीं से कहानी बड़ी रोचक हो जाती है, क्योंकि समय बदलने वाला है। अब एक अनुभवी ज्योतिषी आने वाले शुक्र को भी देखना शुरू करता है। वह पूछता है, शुक्र कहाँ बैठा है? किन भावों का स्वामी है? किस ग्रह से जुड़ा हुआ है? क्या वह मजबूत है? क्या वह कोई विशेष योग बना रहा है? नवमांश में उसकी स्थिति कैसी है? क्योंकि आने वाली महादशा उसी रूप में परिणाम देगी जिस रूप में वह कुंडली में स्थित है। अब अगला कदम आता है जीवन की घटनाओं को देखना। क्या नए संबंध बन रहे हैं? क्या विवाह की चर्चा शुरू हो रही है? क्या व्यक्ति अपने व्यक्तित्व पर पहले से अधिक ध्यान देने लगा है? क्या कला, संगीत, सौंदर्य या सामाजिक जीवन के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है?
अगर ऐसे विषय बार बार सामने आने लगे तो अनुभवी ज्योतिषी सतर्क हो जाता है, क्योंकि उसे यह महसूस होने लगता है कि आने वाला शुक्र धीरे धीरे अपनी दस्तक देना शुरू कर चुका है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सावधानी को ध्यान में रखना होगा। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के जीवन में नया संबंध बन गया, तो क्या इसका मतलब यह है कि आने वाली शुक्र की महादशा एक्टिव हो गई? नहीं, इतनी जल्दी निष्कर्ष नहीं निकाला जाता। ज्योतिष में एक घटना देखकर निर्णय नहीं लिया जाता। अनुभवी ज्योतिषी पैटर्न को देखता है, बार बार बनने वाले संकेतों को देखता है, घटनाओं की दिशा को देखता है और फिर उन्हें आने वाली महादशा के ग्रह से जोड़कर देखता है। यही वास्तविक विश्लेषण है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर आने वाली महादशा पहले से ही संकेत देना शुरू कर देती है तो क्या इसका मतलब है कि वर्तमान महादशा कमजोर पड़ गई है? सुनने में यह बात सही लगती है, लेकिन इसका वास्तविक उत्तर है नहीं। और यहीं पर विषय और भी ज्यादा रोचक हो जाता है। महादशा परिवर्तन के आसपास कई बार व्यक्ति दो अलग अलग धाराओं को एक साथ अनुभव कर रहा होता है। पहली धारा वर्तमान महादशा की होती है, दूसरी धारा आने वाली महादशा की। यानी पुराना समय अभी पूरी तरह से गया भी नहीं होता है और नया समय पूरी तरह से आया नहीं होता है, परंतु दोनों का प्रभाव कुछ समय तक एक साथ साथ चल सकता है। यही कारण है कि व्यक्ति कई बार कहता है, मुझे लगता है कि मैं बदल रहा हूं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों मुझे लग रहा है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? ऊपर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर से लगता है कि सब कुछ बदल रहा है। ज्योतिष की भाषा में कहें तो कई बार समय अपना केंद्र बदल रहा होता है और व्यक्ति उसी परिवर्तन को महसूस कर रहा होता है। अब तक हमने सिद्धांत को समझा, लेकिन ज्योतिष केवल सिद्धांत नहीं है। जब तक हम उसे किसी वास्तविक चार्ट पर लागू नहीं करें तब तक समझ अधूरी ही रहती है। इसलिए अब इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। इसके लिए स्क्रीन पर फ्लैश हो रही कुंडली को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि यहीं से हम समझेंगे कि एक अनुभवी ज्योतिषी महादशा परिवर्तन के संकेतों को वास्तव में पढ़ता कैसे है, कैसे वो समझता है कि आगे क्या होने वाला है। इस कुंडली में इस समय केतु की महादशा चल रही है और लगभग 6 से 12 महीने के बाद में शुक्र की महादशा भी आने वाली है। अब अधिकांश विद्यार्थी क्या करेंगे? वे कहेंगे कि अभी केतु चल रहा है और आगे शुक्र आएगा और बस बात खत्म। लेकिन अनुभवी ज्योतिषी यही नहीं रुकता। वह अगला सवाल पूछता है कि क्या आने वाला शुक्र वास्तव में मजबूत स्थिति में है भी या नहीं, क्या उसमें जीवन को नई दिशा देने की क्षमता है भी या नहीं, और उससे भी महत्वपूर्ण, क्या उसके संकेत अभी से दिखाई देने शुरू हो गए। यहीं से वास्तविक विश्लेषण शुरू हो जाता है। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि इस कुंडली में केतु और शुक्र की स्ट्रेंथ क्या है। कौन सा ग्रह अधिक प्रभावशाली दिखाई देता है, कौन सा ग्रह अपने सिग्निफिकेशन को ज्यादा मजबूती से व्यक्त कर सकता है, और आने वाले समय में जीवन की दिशा बदलने की क्षमता किस ग्रह में अधिक दिखाई देती है। सबसे पहले केतु को देखते हैं। इस चार्ट में अगर केतु को आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ये फायर एलिमेंट का एक ग्रह होकर फायर एलिमेंट की राशि में ही स्थित है। साथ ही मंगल और सूर्य जैसे अग्नि तत्व के ग्रहों का प्रभाव भी इस केतु पर पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा है कि यहाँ केतु अकेला नहीं है, उसे वातावरण का समर्थन भी पूरा पूरा मिल रहा है। अब इसकी हाउस प्लेसमेंट को देखिए। केतु 9th हाउस में स्थित है और 9th हाउस किन विषयों से जुड़ा होता है ये आपको पता ही होगा। धर्म, सिद्धांत, विश्वास, गुरु, जीवन दर्शन और कर्तव्य और जीवन के बड़े बड़े सिद्धांत।
अब जरा सोचिए, अगर कोई ग्रह ऐसे हाउस में बैठा हो और अच्छी स्थिति में हो तो उसके प्रभाव जीवन में कैसे दिखाई देंगे। जाहिर सी बात है, वह अपने विचारों को बहुत गंभीरता से ले सकता है, अपने सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध होकर काम कर सकता है, अपने रास्ते को लेकर दृढ़ हो सकता है, कई बार जीवन को गहराई से समझने की। लेकिन अगर इस व्यक्ति के जीवन में कर्तव्य के प्रति गंभीरता दिखाई दे, विचारों के प्रति दृढ़ता दिखाई दे या अपने रास्ते को लेकर स्पष्टता दिखाई दे, तो हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब केतु के प्रभाव से ही मेल खाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो इस समय व्यक्ति स्पष्ट रूप से केतु की रंग में रंगा हुआ दिखाई देता है। उसकी सोच, उसकी प्राथमिकताएं, उसको अपने जीवन को देखने का तरीका और काफी हद तक केतु के प्रभाव को ही दर्शाता है। लेकिन अब कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है और यहीं से ये विश्लेषण और भी ज्यादा दिलचस्प होने लगता है, क्योंकि अब हमें आने वाले समय के स्वामी शुक्र को देखना है और यहीं से यह समझ में आएगा कि भविष्य की आहट वास्तव में कैसे पहचानी जाती है। अब आते हैं आने वाले स्वामी शुक्र के ऊपर। यहीं से कहानी दिलचस्प होने लगती है। जैसा कि हमने देखा, इस समय केतु की महादशा चल रही है, लेकिन कुछ महीनों के बाद शुक्र की महादशा भी शुरू होने वाली है। अब अनुभवी ज्योतिषी शुक्र को बहुत ही ध्यान से देखता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आने वाले कई वर्षों की दिशा काफी हद तक इसी ग्रह से प्रभावित होने वाली है। अब इस चार्ट में शुक्र को ध्यान से देखिए। सेकंड हाउस और सेवेंथ हाउस का लॉर्ड है ये, और उसकी प्लेसमेंट 10th हाउस में है। सुनने में ये बात बहुत तकनीकी लग सकती है, लेकिन इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। सेकंड हाउस का संबंध होता है धन से, परिवार से, संसाधनों से और उस आधार से जिस पर व्यक्ति अपनी स्थिरता खड़ी करता है। सेवेंथ हाउस का संबंध होता है पार्टनरशिप से, रिलेशनशिप से और लोगों के साथ जुड़ने से और पब्लिक डीलिंग से, यानी कि दुनिया के साथ हम कैसे जुड़ते हैं, ये भी इस घर से ही देखा जाता है। अब आते हैं 10th हाउस पर। 10th हाउस का सीधा संबंध होता है करियर से, प्रोफेशन से और काम से, सामाजिक पहचान से और उस दिशा से जिसमें व्यक्ति अपना कर्म करता है। अब इन तीनों बातों को एक साथ जोड़िए और इसे समझिए। क्या दिखाई देता है? यहाँ शुक्र केवल विवाह की कहानी नहीं बता रहा, ये केवल प्रेम की कहानी भी नहीं बता रहा, बल्कि ये ग्रह फाइनेंस के बारे में बात करता है, रिलेशनशिप के बारे में बात करता है, पार्टनरशिप के बारे में बात करता है, करियर के बारे में बात करता है, सामाजिक पहचान, और इन क्षेत्रों को एक साथ प्रभावित करने की क्षमता भी रखता है ये शुक्र। यहीं पर अनुभवी ज्योतिषी और सामान्य विद्यार्थी की सोच अलग हो जाती है। कैसे? सामान्य विद्यार्थी शुक्र को देखते ही विवाह के बारे में सोचने लगता है, लेकिन अनुभवी ज्योतिषी उससे आगे जाता है। वह देखता है कि शुक्र किन घरों का स्वामी बना हुआ है, वह कहाँ बैठा हुआ है, किस वातावरण में बैठा है और जीवन के कौन से क्षेत्रों को एक्टिव कर सकता है। यही वास्तविक विश्लेषण है। और अब एक और महत्वपूर्ण बात को देखिए। इस चार्ट में शुक्र शनि के साथ में बैठा हुआ है और शनि भी अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में ही दिखाई दे रहा है। अब इसका क्या अर्थ निकालें? इसका अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ अचानक मिल जाएगा, बल्कि इसका अर्थ ये है कि कई बार ये होता है कि व्यक्ति धीरे धीरे योजनाबद्ध तरीके से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना शुरू करेगा। वह सिर्फ सपने नहीं देखेगा, उन्हें पूरा करने की कोशिश भी करेगा। यानी कि आने वाला समय केवल इच्छाओं का समय नहीं हो सकता, यह प्रयासों को वास्तविक परिणामों में बदलने का समय भी हो सकता है, क्योंकि ये शनि के प्रभाव में है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है,
अगर शुक्र इतना ही प्रभावशाली दिखाई दे रहा है तो क्या उसके संकेत जीवन में दिखाई देने शुरू हो गए? यहीं से एक एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर जीवन की घटनाओं को देखना शुरू करता है। लेकिन ध्यान में रखिए, ये केवल घटनाएं नहीं देखता, वह घटनाओं की दिशा को देखने का काम करता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उदाहरण के लिए वह ये देखने की कोशिश करेगा कि क्या व्यक्ति अचानक अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचने लगा है, क्या वह पहले से अधिक पैसों की प्लानिंग कर रहा है, क्या वह भविष्य को लेकर ज्यादा गंभीर हो गया है, क्या करियर को लेकर नया लक्ष्य बना रहा है, क्या उसे लग रहा है कि अब आगे बढ़ने का समय आ चुका है, क्या बिजनेस या पार्टनरशिप के अवसरों में रुचि बढ़ रही है उसकी, क्या लोगों के साथ में जुड़ने का तरीका बदल रहा है, क्या रिलेशनशिप को लेकर पहले से ज्यादा गंभीरता आ रही है। अब यहां एक बात फिर याद रखिए, हम अभी घटना को नहीं देख रहे हैं, हम दिशा को देख रहे हैं, और यही अनुभवी ज्योतिष का सबसे बड़ा गुण होता है। वह केवल ये नहीं देखता कि आज क्या हुआ है, वह ये देखने की कोशिश करता है कि जीवन किस ओर बढ़ रहा है। यही कारण है कि कई बार एक साधारण व्यक्ति और अनुभवी ज्योतिषी एक ही जीवन को देखकर अलग अलग बातें समझने लगते हैं। साधारण व्यक्ति केवल वर्तमान घटना को देखता है कि आज क्या हुआ, लेकिन अनुभवी ज्योतिषी उस घटना के पीछे छिपी हुई दिशा को देखने का काम करता है, और जब भी दिशा समझ में आने लगती है तो भविष्य की आहट भी सुनाई देने लगती है। मान लीजिए कि ये सारे संकेत एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि लगातार दिखाई देने लगे, बार बार वही विषय सामने आने लगे, बार बार वही दिशा दिखाई देने लगे, तब अनुभवी ज्योतिषी सतर्क हो जाता है, क्योंकि उसे समझ में आने लगता है कि आने वाली शुक्र महादशा धीरे धीरे अपनी उपस्थिति दर्ज कराना शुरू हो चुकी है। यही महादशा परिवर्तन के पहले गणितीय संकेत की सबसे मजबूत पहचान है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ एक बहुत ही सूक्ष्म बात समझना बाकी है, और यही बात हमें समझाएगी कि कई बार अवसर सामने होने के बावजूद व्यक्ति निर्णय लेने में संघर्ष क्यों करता है। अब यहाँ एक बहुत ही सूक्ष्म बात समझ, और सच कहूं, यहीं पर कई लोग विश्लेषण करने में चूक कर जाते हैं। अब तक हमने क्या देखा कि आने वाला शुक्र काफी प्रभावशाली दिखाई दे रहा है, उसके पास जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक्टिव करने की क्षमता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ बहुत ही आसान होगा। यहाँ एक सूक्ष्म बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। शुक्र यहाँ मजबूत अवश्य है, लेकिन ये लगन लोड का स्वाभाविक मित्र नहीं है। अब इसका सरल अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं कि शुक्र बुरे परिणाम देगा, इसका अर्थ ये भी नहीं है कि अवसर नहीं आएंगे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आने वाला समय अवसर तो लेकर आएगा, लेकिन व्यक्ति उन अवसरों को सहजता से स्वीकार कर पाए, उनका फायदा उठा पाए, ये हमेशा आवश्यक नहीं है। क्योंकि केवल अवसर दिखाई देना ही पर्याप्त नहीं होता है। कई बार अवसर सामने होते हैं, रास्ते भी दिखाई दे रहे होते हैं, फिर भी व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि महादशा परिवर्तन केवल बाहरी घटना नहीं है, वह एक मानसिक परिवर्तन भी है, और यही बात हमें समझनी होगी। देखिए, एक तरफ वर्तमान महादशा है जो कि केतु की चल रही है, जिसने व्यक्ति को कई वर्षों तक एक विशेष तरीके से सोचने की आदत दी, एक विशेष दृष्टिकोण दिया, जीवन को देखने का एक विशेष चश्मा दिया। और दूसरी तरफ आने वाला शुक्र है जो व्यक्ति को जीवन के दूसरे क्षेत्रों की ओर ले जाना चाहता है। यहीं से भीतर से खींचातान शुरू हो जाती है। एक तरफ आपकी पुरानी पहचान होती है, जो काम आप वर्षों से कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ नया जीवन आपको बुला रहा होता है। एक तरफ पुराने विचार होते हैं तो दूसरी तरफ नई जरूरतें खड़ी होती है। एक तरफ वह रास्ता होता है जिस पर व्यक्ति वर्षों से चल रहा होता है,
और दूसरी तरफ वह रास्ता जिस पर भविष्य उसे ले जाना चाहता है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि बाहर से सब कुछ सामान्य हो, लेकिन भीतर से लगे कि सब कुछ बदल रहा है? मन का एक हिस्सा कुछ और चाहता हो और दूसरा हिस्सा कुछ और। यही अवस्था अक्सर ट्रांजिशन फेज में दिखाई देती है। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि मुझे लगता है कि जीवन बदलने वाला है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ऐसा हो क्यों रहा है। मुझे किस दिशा में जाना है ये मैं तय नहीं कर पा रहा हूं। अब जरा इस स्थिति को और गहराई से समझिए। एक तरफ केतु का प्रभाव है जो व्यक्ति को भीतर की ओर ले जाना चाहता है, पुरानी चीजों से दूरी पैदा करता है, गहरे प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है। और दूसरी तरफ शुक्र खड़ा है जो व्यक्ति को रिलेशनशिप, फाइनेंस और पार्टनरशिप और जीवन के व्यवहारिक पक्षों की ओर ले जाना चाहता है। यानी कि एक तरफ जहां वैराग्य का भाव है और दूसरी तरफ संसार की बढ़ती हुई मांगे हैं। एक तरफ सिद्धांत है और दूसरी तरफ व्यवहारिक जरूरतें हैं। एक तरफ पुरानी मानसिकता है और दूसरी तरफ भविष्य की नई आवश्यकता है। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे समय में व्यक्ति के भीतर संघर्ष क्यों पैदा होता है। और यही संघर्ष कोई असामान्य भी नहीं है, बल्कि कई बार इस बात का संकेत होता है कि समय आपका धीरे धीरे बदल रहा है। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो संभव है कि आप केवल परिस्थितियों से नहीं गुजर रहे हैं, आप समय की परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। अब एक क्षण के लिए उल्टी कल्पना करके देखिए। मान लीजिए कि इस चार्ट में केतु अपेक्षाकृत कमजोर होता तो क्या होता, और शुक्र बहुत अधिक शक्तिशाली होता तो अंतर कहां दिखाई देता। ऐसी स्थिति में व्यक्ति आने वाले समय को लेकर अधिक उत्साहित दिखाई देता, नई योजनाएं जल्दी बनने लगती, नए निर्णय तेजी से लिए जाते और भविष्य को लेकर स्पष्टता और अधिक दिखाई देती। कई बार ऐसा होता है कि महादशा शुरू होने से पहले ही व्यक्ति उस ग्रह के रंग में रंगना कर देता है। यानी कि आने वाला समय इतनी स्पष्टता से दिखाई देने लगता है कि व्यक्ति स्वयं महसूस करने लगता है, हाँ कुछ नया शुरू होने वाला है। लेकिन हर चार्ट ऐसा नहीं होता, इसलिए हर व्यक्ति का ट्रांजिशन फेज भी अलग दिखाई देता है। किसी के जीवन में बदलाव बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं तो किसी के जीवन में धीरे धीरे आते हैं। किसी को नई दिशा जल्दी समझ में आती है और किसी को समझने में समय लगता है। यहीं पर एक एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वह केवल ये नहीं देखता कि अगली महादशा कौन सी है, वह ये भी देखता है कि आने वाला ग्रह कितना मजबूत है, उसकी प्लेसमेंट कैसी है, वह किन भावों का स्वामी है, किन ग्रहों से जुड़ा हुआ है और वह जीवन के किन क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, क्या उसके संकेत अभी से जीवन में दिखाई देने शुरू हो गए। यही वह बिंदु है जहां से महादशा परिवर्तन का पहला वास्तविक गणितीय संकेत दिखाई देता है। और यहीं से एक सामान्य स्टूडेंट और एक एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर की दृष्टि अलग अलग होनी शुरू हो जाती है। एक सामान्य स्टूडेंट केवल ये देखता है कि अभी क्या चल रहा है, लेकिन एक एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर ये भी देखता है कि आगे क्या आने वाला है, उसके शुरुआती संकेत आज कहां दिखाई दे रहे हैं। तो अब पूरे एपिसोड की सबसे महत्वपूर्ण सीख को समझते हैं। हमने आज क्या देखा? हमने देखा कि महादशा परिवर्तन हमेशा अचानक नहीं होता, कई बार वह धीरे धीरे जीवन में प्रवेश करता है। नई महादशा शुरू होने से पहले उससे जुड़े हुए विषय, उससे जुड़ी हुई प्राथमिकताएं और उससे जुड़े हुए संकेत जीवन में पहले से ही दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। यही कारण है कि कुछ लोगों का बदलाव का एहसास घटना शुरू होने से पहले ही होने लगता है। उन्हें लगता है कि जीवन की दिशा बदल रही है, वे समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है,
अब आप समझ सकते हैं कि उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखिए, एक एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर केवल इवेंट को नहीं देखता, वह इवेंट्स के पीछे छिपी हुई दिशा को देखने का काम करता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को नया अवसर मिला, ये एक इवेंट है, लेकिन असली प्रश्न ये है कि क्या ये अवसर आने वाली महादशा के विषयों से जुड़ा हुआ है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। क्या यह जीवन को नई दिशा में ले जाने की तैयारी है? क्या यह किसी बड़े परिवर्तन का शुरुआती संकेत है? यहीं से वास्तविक विश्लेषण शुरू होता है और यहीं से एस्ट्रोलॉजी केवल प्रेडिक्शन करने की कला नहीं रह जाती, वह समय को समझने की कला बन जाती है। और यही कारण है कि दो लोग एक ही इवेंट को देखकर अलग अलग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। एक व्यक्ति केवल घटना को देखता है और दूसरा व्यक्ति उसके पीछे काम कर रहे टाइम साइकिल को देखने का काम करता है। और ज्योतिष का वास्तविक अध्ययन यहीं से शुरू होता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, आज हमने केवल एक संकेत समझा है, सिर्फ एक, लेकिन अगर आपने इसे गहराई से समझ लिया तो कुंडली देखने का आपका तरीका बदल सकता है। क्योंकि अब आप केवल ये नहीं पूछेंगे कि अभी कौन सी महादशा चल रही है, आप एक और प्रश्न पूछना शुरू कर सकते हैं, अगली महादशा कौन सी आने वाली है? वह ग्रह कितना मजबूत है? क्या उसके संकेत अभी से दिखाई देने शुरू हो गए? क्या जीवन पहले से उस दिशा में बढ़ना शुरू कर चुका है? और यहीं से ज्योतिष का अध्ययन जानकारी से समझ की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। यही इस पूरे एपिसोड का सबसे बड़ा उद्देश्य है। अगर आप इस मास्टर क्लास सीरीज के साथ जुड़े हुए हैं तो आज से आप केवल घटनाएं देखना नहीं सीख रहे हैं, आप घटनाओं के पीछे काम कर रहे समय चक्र को पढ़ना सीख रहे हैं। आप केवल भविष्य जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप ये समझना सीख रहे हैं कि भविष्य बनने की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है। और सच कहूं, यही अंतर होता है एक सामान्य दर्शक और एक गंभीर विद्यार्थी के बीच। सामान्य दर्शक पूछता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है, और एक गंभीर विद्यार्थी पूछता है कि जो होने वाला है उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है। और जब यह प्रश्न बदल जाता है तो सीखने की दिशा भी बदल जाती है, इतना निश्चित है। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। जरा अपने पिछले 6 से 12 महीनों के बारे में सोचिए। क्या आपको लगता है कि आपकी प्राथमिकताओं में कोई बड़ा बदलाव आया है? क्या करियर को लेकर सोच बदली है? क्या रिलेशनशिप को देखने का नजरिया बदला है? क्या फाइनेंस को लेकर गंभीरता बढ़ी है? क्या हेल्थ को लेकर जागरूकता बढ़ी है, या फिर माइंडसेट ही बदल रहा है? और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव बढ़ा हो। इनमें से कौन सा वो क्षेत्र है जहां आपको लगता है कि जीवन धीरे धीरे नई दिशा की तरफ बढ़ रहा है? कमेंट में केवल वही क्षेत्र लिखिए, जैसे कि करियर, रिलेशनशिप, फाइनेंस, हेल्थ, माइंडसेट या फिर स्पिरिचुअलिटी। मुझे आपके अनुभव पढ़कर सचमुच में बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि कई बार दूसरों के अनुभव भी हमें सीखने का अवसर देते हैं। अगर आप इस मास्टर क्लास जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप महादशा, अंतरदशा और लाइफ टाइमिंग सिस्टम को गहराई से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमने केवल पहला गणितीय संकेत समझा है और यात्रा अभी अभी शुरू हुई है, और आगे के एपिसोड में ये विषय और भी गहराई से खुलने वाला है। लेकिन जाने से पहले एक बहुत बड़ा सवाल आपके लिए छोड़कर जाना चाहता हूँ। मान लीजिए कि आने वाली महादशा के संकेत दिखाई देने लगे, नई दिशा भी दिखाई देने लगी, नए अवसर भी सामने आने लगे, फिर भी कई बार जीवन में कोई बड़ी घटनाएं नहीं होती। ऐसा क्यों? अगर गणितीय संकेत आ गए तो परिणाम तुरंत क्यों नहीं आते? क्या केवल आने वाली महादशा ही पर्याप्त होती है,
या फिर कोई और भी ऐसा तंत्र है जो ये तय करता है कि परिवर्तन वास्तव में कब दिखाई देगा? यहीं से कहानी और भी रोचक होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि महादशा के अंतिम चरण में अंतर्दशाएं कई बार पर्दे के पीछे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही होती है, और यही विषय हम अगले एपिसोड में समझने का प्रयास करेंगे। आज हमने समझा कि आने वाली महादशा कई बार शुरू होने से पहले ही अपने संकेत देना शुरू कर देती है, लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि उन संकेतों को वास्तविक घटना में आखिर बदलता कौन है? क्या केवल महादशा जिम्मेदार होती है, या फिर अंतर्दशाओं का भी अपना कोई रोल होता है? उस परिवर्तन का वास्तविक द्वार अंतर्दशाएं खोलती है क्या? यही हम अगले एपिसोड में विस्तार से समझेंगे। तो स्क्रीन पर जो अगला वीडियो दिखाई दे रहा है, उसी से मास्टर क्लास जर्नी का अगला चरण शुरू होगा। मैं आपका इंतजार करूंगा अगले एपिसोड में। थैंक यू।